हेलो दोस्तों, एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के ऑनलाइन चैनल पर एक बार फिर हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। अभी तक जो कंटिन्यू हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी, बीच में कुछ दिनों से हम लेक्चर नहीं लेकर आ पा रहे थे। उसके पीछे था कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम लेके आने वाले थे और वो प्रॉपर वे में चलने लगा। अब फिर आपको बराबर लेक्चर मिलेंगे। हम ऐसा नहीं कि हम आपसे दूर हो गए थे, लेकिन कुछ व्यवस्थित तरीके से, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से चले, उसके लिए एक क्रमबद्ध तरीके से मैंने एक शेड्यूल जारी कर दिया है, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल गया होगा। प्रॉपर वे में हमने एक टेस्ट सीरीज डिजाइन किया है, जिसके जरिए आपको पर डे आपका टेस्ट हो रहा है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लीजिए और उस पेपर का भी हम सॉल्यूशन इसी चैनल पर आप जल्दी ही उपलब्ध कराएंगे। जैसे जैसे टेस्ट हो रहे हैं उनके सॉल्यूशन भी इस पर डिस्कस वे में मिलेंगे। यहाँ पे तो हम उन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी शामिल हों और उसका फ़ायदा लें। अभी तक सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी अतिशीघ्र उपलब्ध हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, आज कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं जो आपकी बुकलेट में दिए हैं या किन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए। तो क्वेश्चन ये था कि जैसे क्वेश्चन आता है कि आखिर में मैक नंबर क्या है, मैक नंबर और इनकम्प्रेसिबल फ्लो कब होगा। मैक नंबर का मान क्या हो कि जब हम फ्लो को बोलें इनकम्प्रेसिबल, या कोई फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल कब कहा जाएगा, तो उस ड्यूरेशन में मैक नंबर का मान क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कुछ आपको बताने वाले हैं कि आखिर में कुछ नंबर्स क्या होते हैं डायमेंशनल। वैसे जब डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक हम पढ़ेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम जहाँ पे मॉडल और प्रोटोटाइप की बात करेंगे, आगे फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। चाहे वो रेनॉल्ड नंबर हो, चाहे वो फ्रॉड नंबर हो, चाहे आयलर नंबर हो, उन ढेर सारे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। उन पे आधारित जो मॉडल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैक नंबर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि मैक नंबर क्या है। तो आपको बता दें कि मैक नंबर जो होता है, तो कुछ नंबर्स देख लें। तो याद करने का एक तरीका है, मैं अभी आपको बताऊंगा सारे नंबर्स को आसानी से याद करने का। लेकिन पहले हम बता दें आपको मैक नंबर क्या होता है। तो मैक नंबर जो है डियर, मैक नंबर माक संख्या, इसको बोलते हैं माक संख्या। जो माक संख्या है डियर, वो होता है आपका इनर्शिया फोर्स अपान इलास्टिक फोर्स का रूट। इनर्शिया फोर्स अपान इलास्टिक फोर्स का जो रेशियो है, दैट इज नोन एज द मैक नंबर। और जब इसको सॉल्व करते हैं, आगे जब डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक आएगा वहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और ये आता है V/C, जहाँ V क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, या आप कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की क्या है डियर, वेलोसिटी है, तरल का वेग। और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव। और यू कैन से वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन फ्लूइड। कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव। आपको बता दें जो प्रेशर वेव्स हैं या साउंड वेव्स, इनके बारे में आपको बता दें कि जो प्रेशर वेव्स होता है डियर, प्रेशर वेव, और यू कैन से साउंड वेव। जैसा कि आप जानते हो अच्छे से कि वेव क्या है, एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का एक जरिया है, एक तरीका है। जैसे मैं कहने का मतलब, जैसे हम यहाँ से अगर हमको मान लीजिए बनारस जाना है, इलाहाबाद से बनारस जाना है, तो हम जिन तरीकों की मदद से जा रहे हैं, जैसे किसी बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं। तो ट्रेन या बस यातायात के क्या हो गए, साधन हो गए। मतलब ट्रेन या बस हमको क्या कर रही, हमको यहाँ से वहाँ तक क्या कर रही, पहुँचा रही। इसी तरीके से जो तरंगे हैं, वेव्स हैं, वो भी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक तरीका है, एक माध्यम है, जिनके जरिए एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है। तो सच लाइक संचरण होता है। तो हमें यहाँ पे क्या, मतलब एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह जिसके जरिए वो जाती हैं, वही क्या है, वेव है, वही तरंगे हैं। तो जो प्रेशर वेव्स हैं और साउंड वेव्स, इस नेचर में कहने का मतलब दो तरीके की वेव्स होंगी, एक मैकेनिकल वेव होंगी, एक यांत्रिक तरंगे होंगी, एक नॉन मैकेनिकल वेव्स होगी। जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनको चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी, मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। और जो नॉन मैकेनिकल वेव्स है, दैट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, उनको चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो प्रेशर वेव्स है, जो दाब तरंगे हैं, मतलब दाब ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह अगर संचरण होना है, प्रेशर एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह जो संचरण होता है, उसको चलने के लिए क्या है, माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी। माध्यम मतलब वहाँ पे मीडियम होना चाहिए, आइदर सॉलिड और लिक्विड और गैस,
कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, तभी प्रेशर वेव्स एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकती, चल सकती, मतलब प्रेशर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तभी जा सकती है। सेम एज साउंड वेव्स, साउंड भी क्या है, एक एनर्जी है। तो साउंड जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह तभी प्रोपगेट हो सकती है जब माध्यम में क्या होगा, मीडियम होगा। अगर माध्यम में मीडियम में पार्टिकल्स नहीं है तो वही क्या करते हैं, कैरी कर ले जाते हैं, वही ले जाते हैं। तो साउंड वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स आर नोन एज, इनको कहा जाता है आर नोन एज द मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि इनको चलने के लिए एनर्जी की क्या होती, रिक्वायरमेंट होती है। उनको चलने के लिए क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, सॉरी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। तो जस्ट लाइक हम, तो हमारा कहने का मतलब यहाँ पे डियर ये था कि जो वेलोसिटी है v/c, ये इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स का रूट है। इसको मैंने क्लास में डिस्कस किया था कैसे v/c आता है। एनीवे, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, अगर कहीं पर कोई फ्लूइड है तो आप पता करो कि आखिर में जो, मान लीजिए फ्लूइड है तो आप पता है आइदर इट में बी लिक्विड, लिक्विड हो सकता है डियर, और यू कैन से दिस विल बी गैस, ये गैस हो सकता है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी क्या है, आपको पता करना पड़ेगा इसकी वेलोसिटी क्या है, जो भी फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी पता कर लीजिए। और इस मीडियम में, इस माध्यम में आखिर में साउंड की वेलोसिटी क्या है या प्रेशर वेव की वेलोसिटी क्या है, कि अगर इस माध्यम में हम दाब एनर्जी को, प्रेशर एनर्जी को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो प्रेशर एनर्जी कितनी स्पीड से आगे बढ़ रही है, दाब ऊर्जा कितने वेग से आगे बढ़ रही है, दैट इज नोन एज द वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव। मतलब जो प्रेशर एनर्जी है एक जगह से दूसरी जगह जा रही तो किस रेट से जा रही, किस पर सेकंड पर यूनिट टाइम में कितनी दूर चली जा रही, वो जो विक्षोभ है, जो एनर्जी है वो किस स्पीड से आगे बढ़ रही, इट इज नोन एज द वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव्स, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव सच है। तो कहा जाता है कि ये देखा गया कि वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव्स एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव आर सेम। किसी माध्यम में जो प्रेशर वेव की वेलोसिटी होती है और उसी माध्यम में जो साउंड की वेव की वेलोसिटी होगी वो क्या होती है, सेम होती है। मतलब किसी भी माध्यम में हम कह सकते हैं प्रेशर वेव की वेलोसिटी तथा साउंड वेव की वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। तो जस्ट लाइक वी कैन से हियर, हम यहाँ पे बोल सकते हैं तो v/c, तो अगर किसी भी माध्यम में अगर कोई भी लिक्विड है या कोई गैस है, अगर वहाँ पे मैक नंबर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको पता करना पड़ेगा कि आखिर में उस माध्यम का, उस लिक्विड का या उस गैस की वेलोसिटी क्या है और उस मीडियम में आखिर में साउंड की वेलोसिटी क्या है। अगर उसका रेशियो निकाल लेते हैं तो दैट इज नोन एज द मैक नंबर। देखो यार, दिस इज द डायमेंशनलेस नंबर, डायमेंशनलेस नंबर, ये क्या है भाई, डायमेंशनलेस नंबर है। ओके, क्योंकि देखिए ऊपर भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, नीचे भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देयर इज नो यूनिट, नो यूनिट। अगर कोई यूनिट नहीं तो पक्की बात कोई डायमेंशन नहीं हो जाएगी, नो डायमेंशन। तो यू कैन से कि जो मैक नंबर है डियर, मैक नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, कोई भी बीमा भी नहीं होगी, ठीक है ना। आगे अब मेरा कहने का मतलब ये है, जस्ट लाइक आपसे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपको पता हो गया कि अगर कोई माध्यम है आइदर फ्लूइड और गैस, तो वहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी पता कर लीजिए और उस फ्लूइड में साउंड की वेलोसिटी क्या है, प्रेशर वेव की वेलोसिटी पता कर लीजिए। अगर आपको फाइंड आउट हो जाता है तो आप उस माध्यम में क्या निकाल सकते हैं, मैक नंबर निकाल लेंगे। और मैक नंबर जब आ जाएगा तो आप देखें कि डियर अगर मैक नंबर का मान, अगर मैक नंबर का मान इस टाइप से है, डियर की वैल्यू अगर आ जाती 0.3, या तो मैं कह सकता हूँ 0.9 डियर, या मैं कह सकता हूँ 1.1, या डियर मैं कह सकता हूँ आइदर 7। डियर अगर मैक नंबर का मान आपने किसी भी फ्लूइड में अगर मैक नंबर का आप मान निकालते हैं और मैक नंबर का मान 0.3 से कम आ जाता है, अगर कम आ जाता है तो ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो। क्या बोलेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इसका मतलब ये है कि उस लिक्विड में या उस फ्लूइड में, इसका ये मतलब है कि उस फ्लूइड में प्रत्येक पॉइंट पर जो डेंसिटी होगी, प्रत्येक पॉइंट पर जो डेंसिटी है, अगर मैं यूनिट वॉल्यूम यहाँ लूँ, 1 ml यहाँ ले लूँ, 1 ml यहाँ ले लूँ, 1 ml यहाँ ले लूँ, या 1 मीटर क्यूब हम यहाँ पे ले लें फ्लूइड, 1 मीटर क्यूब यहाँ पे ले लें, 1 मीटर क्यूब फ्लूइड यहाँ पे ले लें, तो उसका जो मास होगा, जो उसका मास होगा हर जगह क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब यूनिट वॉल्यूम का हर जगह मास आपको क्या मिलेगा, समान मिलेगा। कहने का मतलब डेंसिटी हर जगह क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसे फ्लूइड को हम बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल। मतलब आइदर प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, यहाँ प्रेशर की वैल्यू कुछ हो, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कुछ हो, लेकिन अगर मैक नंबर का मान 0.3 से कम है तो हम ऐसे फ्लो को इनकम्प्रेसिबल फ्लो बोलते हैं। और बर्नौली इक्वेशन, आपको पता है कि बर्नौली जो इक्वेशन है, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है, वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए लागू होता है। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया कि ये बताइए कि मैक नंबर का मान क्या होना चाहिए,
ताकि बर्नौली इक्वेशन अप्लीकेबल हो। तो याद रखना कि मैक नंबर का मान अगर 0.3 से कम है तो ऐसे फ्लो को हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो लेंगे, मतलब हर जगह डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। अगर प्रेशर किसी जगह ज़्यादा भी हो जाए कम भी हो जाए, ज़्यादा या कम होने से जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो यूनिट वॉल्यूम का जो मास है, वहाँ पर जो यूनिट वॉल्यूम का मास होगा वहाँ पे, मतलब किसी भी जगह पर जो यूनिट वॉल्यूम का जो मास है वो सेम होगा। मतलब डेंसिटी विल बी रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर व्हाट एवर देयर इज द प्रेशर, दैट इज नोन एज द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, मतलब असम्पिल्ड। मतलब ये है कि जो मैक नंबर का मान है वो 0.3 से क्या है, कम है। तो अगर कहीं फ्लो हो रहा है और या कहीं फ्लूइड है और अगर मैक नंबर का मान V/C अगर आपने निकाला और V/C का मान 0.3 से कम आ जाता है तो हम बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में बर्नौली इक्वेशन क्या होती, लागू होती। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ गया। दूसरा, अगर 0.3 से 0.9 के बीच में आ जाता है मैक नंबर, ये वैल्यू भाई वेलोसिटी ऑफ फ्लो आपने रख दिया, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, और उस मीडियम में जो साउंड की वेलोसिटी या प्रेशर वेव की जो वेलोसिटी है वो आपने रख दिया। तो V/C का मान अगर इसके बीच में आ जाता है तो दैट इज नोन एज, उसको हम लोग बोलते हैं डियर सबसोनिक फ्लो। तो ऐसे प्रवाह को हम बोलेंगे सबसोनिक। और 0.9 से 1.1 के बीच में अगर आता है तो इसको हम बोलते हैं डियर सोनिक फ्लो बोलते हैं, या डियर इसको हम लोग बोलते हैं एक और नाम से सोनिक फ्लो। डियर अगर मैक नंबर का मान 0.9 से ज़्यादा हो, 1.1 से कम हो, इसके बीच में है तो हम उसको बोलते हैं, उस फ्लो को बोलेंगे, उस फ्लूइड के फ्लो को बोलेंगे हम ट्रांसोनिक फ्लो या सोनिक फ्लो। अगर 1.1 से ज़्यादा हो, 7 से कम है, इसके बीच में डियर है तो हम इसको बोलते हैं सुपरसोनिक फ्लो बोलेंगे। और डियर अगर 7 से ज़्यादा है तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरसोनिक फ्लो। तो डियर अगर आपसे ये क्वेश्चन मैं कह लूँ कि ये बताइए कि जो मैक नंबर के आधार पे फ्लो कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कह सकते हो कि अगर मैक नंबर का मान 0.3 से कम है तो दैट इज नोन एज द इनकम्प्रेसिबल, क्या कहा जाएगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहा जाएगा अगर इससे कम है। और अगर 0.3 से मैक नंबर का मान ज़्यादा है, अधिक है, तो उसको बोला जाएगा कंप्रेसिबल फ्लो। ठीक है ना। एक टॉपिक आगे आ रहा है, जब लास्ट में एक टॉपिक हम या कोशिश करेंगे जल्दी आपको पढ़ाएं। एक टॉपिक है जिसका नाम है कंप्रेसिबल फ्लो। और कंप्रेसिबल फ्लो में इन सारी चीज़ों के बारे में, स्टैग्नेशन पॉइंट, स्टैग्नेशन टेम्परेचर, स्टैग्नेशन प्रेशर, ये सब क्या होते हैं वहाँ पे बात करेंगे। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, उसमें थोड़ा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको बताऊँगा। तो कंप्रेसिबल फ्लो एक अलग, जिसमें हम गैसों के प्रवाह के बारे में पढ़ते हैं, गैसें अगर फ्लो हो रही हैं, एयर का फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। तो कहने का मतलब है कि अगर, तो ये अलग टॉपिक है, एक अलग है। पहले तो हाइड्रोलिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोलिक्स में हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो के बारे में पढ़ते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, मतलब द्रवों के बारे में मोस्टली पढ़ते हैं। कंप्रेसिबल फ्लो में हम गैसों के बारे में ज़्यादा फ्लो है। तो इसका एक टॉपिक है और वो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा इसरो में, और कई जगह एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोशिश करेंगे कि वो टॉपिक पढ़ाएं, बड़ा अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टेड है टॉपिक है। तो 0.3 से अगर मैक नंबर का मान कम है तो ऐसे प्रवाह को इनकम्प्रेसिबल फ्लो बोलेंगे। और 0.3 से अगर मैक नंबर का मान ज़्यादा है तो उसको कंप्रेसिबल फ्लो बोलेंगे। तो अब क्वेश्चन उठता है कि कंप्रेसिबल फ्लो कितने प्रकार का होता है। तो कंप्रेसिबल फ्लो आप कह सकते हो सबसोनिक होता है, सबसोनिक भी हो सकता है, ट्रांसोनिक भी हो सकता है, सुपरसोनिक भी हो सकता है और हाइपरसोनिक भी हो सकता है। तो कंप्रेसिबल फ्लो इतने टाइप के 1, 2, 3, 4 टाइप्स के होते हैं। अगर मैक नंबर का मान 0.9 से कम है तो सबसोनिक, 0.9 से 1.1 के बीच में ट्रांसोनिक हो जाएगा, और इसके बीच आई होप समझ रहे। अब यहीं पे कहीं कहीं बुक्स में कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछे गए, उसको देख लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं बोलने वाला हूँ। अगर मान लीजिए, जैसे आपने देखा कि मैक नंबर का मान अगर डियर मान लीजिए 1 हो, अगर मैक नंबर का 1 है तो देखिए 0.9 और 1.1 के बीच में 1 आ रहा है, तो मैक नंबर का मान अगर 1 है तो कैसा होगा, सोनिक होगा। तो आप कह सकते हो कि मैक नंबर का मान अगर 1 है डियर, इसका ये मतलब है कि मैक नंबर होता V/C, इसका मतलब V और C क्या है, बराबर है। अगर मैक नंबर का मान 1 है, इसका मतलब V और C अगर बराबर है तो हम क्या बोल देंगे, सोनिक फ्लो बोल देंगे, ये भी कह सकते हैं, या इसी को हम बोलते हैं ट्रांसोनिक फ्लो। डिटेल में बात करूंगा, आपको जब कंप्रेसिबल फ्लो वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। अब दूसरी बात, अगर मैक नंबर का मान 1 से कम है, मैक नंबर का मान 1 से कम होने का मतलब V इज लेस देन C,
कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है वो आपका जो साउंड वेव की वेलोसिटी उस माध्यम में उससे कम है, तो ऐसे प्रवाह को हम बोलेंगे सबसोनिक फ्लो, सोनिक फ्लो। ध्यान दीजिएगा। और अगर मैक नंबर का मान, डियर याद रखना, अगर मैक नंबर का मान बहुत ही कम है, देखिए बहुत ही कम है, अगर बहुत ही कम है तो कहाँ चले गए, इसका मतलब वी इज मच लेस देन सी, दैट इज नोन एज द आपका क्या हो जाएगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो कुछ बुक्स में या कभी कभी एग्जाम में मैंने देखा है कि कभी कभी एग्जाम में या बुक्स में सिर्फ ये पूछ लेता है कि बताइए अगर V इक्वल टू सी हो तो कैसा फ्लो होगा, सोनिक फ्लो होगा या ट्रांसोनिक हो जाएगा। और फिर कभी कहता है कि ये बताओ V इज लेस देन तो सबसोनिक, या कभी कभी कहता है कि मैक नंबर का मान 1 से कम है तो क्या होगा। तो कभी 1 से वो रिलेशन देता है, कभी कभी वो क्या कहता है 1 से रिलेशन दे के वो पूछ लेता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि आपने देखा होगा एक बुक है खुरमी में इस टाइप का एक क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आगे, क्योंकि यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन लेके आते हैं और उन्हीं क्वेश्चन के पीछे जो डिस्कशन है, जो कंफ्यूजन है, वो क्वेश्चंस के कंफ्यूजन हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं। आइए डियर आगे देखिए। अब अगर मान लीजिए मैक नंबर का मान अगर 1 से ज़्यादा है, तो देखिए 1 से ज़्यादा है तो आप कहेंगे सुपरसोनिक है, बिल्कुल। और 1 से अगर बहुत ही, ये दूसरी बात, अगर 1 से ज़्यादा होने का मतलब क्या है, मैक नंबर किसके बराबर होता है, मैक नंबर होता है V/C, और ए वैल्यू 1 से ज़्यादा, इसका मतलब V इज ग्रेटर देन C। तो अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन दैट मीडियम, उस माध्यम में साउंड वेव की वेलोसिटी से अगर काफ़ी ज़्यादा है, अगर V/C से ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि वो फ्लो कैसा है, आपका सुपरसोनिक फ्लो है। ठीक है ना, तो ये हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर मैक नंबर का मान डियर, अगर मैक नंबर का मान काफ़ी ज़्यादा हो, इसका मतलब वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा हो, हाँ ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हो साउंड वेव, तो ऐसे प्रवाह को हम बोलते हैं हाइपरसोनिक फ्लो। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस टाइप के हम फ्लो को क्लासीफाई कर सकते हैं मैक नंबर के आधार पे, याद रखना आपने। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर बता दे रहे हैं कि जब हम गैसों का फ्लो पढ़ेंगे वहाँ पे जाके हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना चाह रहा हूँ, एक टॉपिक है जहाँ पे इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करना है, जो दैट टॉपिक इज नोन एज द कंप्रेसिबल फ्लो। और इसरो जैसे एग्जाम्स में वहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए। अब देखो यहाँ पे एक बात और हम आपको बता दें कि मैक नंबर है डियर, आपने देखा कि इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स का रेशियो दैट इक्वल टू V/C। ओके, C के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करने की, आखिर में C क्या है, C के बारे में। तो C जो है वेलोसिटी ऑफ क्या है, साउंड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम, किसी भी मीडियम में साउंड की क्या है वेलोसिटी। अगर कोई पूछता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, या कोई कहता है वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव इन मीडियम, किसी भी मीडियम में, चाहे वो मीडियम आपका माध्यम, वो जो मीडियम है डियर, आइदर इट में बी सॉलिड हो सकता है या फ्लूइड हो सकता है। और फ्लूइड में वो आपका लिक्विड भी हो सकता है डियर, वो आपका क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। लिक्विड का मतलब वो मीडियम कैसा हो सकता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड है। और गैस का मतलब है ऐसा फ्लूइड, आप ऐसा कह सकते हो, ऐसा फ्लूइड जो क्या हो, कंप्रेसिबल हो। जो कंप्रेसिबल फ्लूइड होते हैं, क्योंकि आप जानते हो ना गैसें क्या करती हैं, आसानी से दबती हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड कौन है, गैस है, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कौन है, लिक्विड है। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर कोई ये पूछता है आपसे कि सर ये बताइए कि सॉलिड मीडियम में प्रेशर वेव्स की वेलोसिटी क्या होती है, या फ्लूइड में, दैट मीन आइदर लिक्विड और गैस, कि लिक्विड मीडियम में या गैस में सर या सॉलिड में अगर हमको साउंड वेव की वेलोसिटी पता करना, तो हम कैसे फाइंड आउट करें, कैसे निकालें। तो आइए मैं बता दूं कैसे निकालेंगे। बिल्कुल, आपने छोटी क्लास में वैसे पढ़ा है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये छोटी क्लास में, इंटरमीडिएट में आप रहे होंगे या डिप्लोमा में रहे होंगे, तो वहाँ पे आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, देखिए, C इक्वल टू किसी भी माध्यम में अगर प्रेशर वेव्स की या साउंड वेव की वेलोसिटी अगर आपको निकालना है, तो आपने पढ़ा था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या हम लिख देते हैं यार ऐसे, E/A। तो
तो अगर सॉलिड के लिए बात करें तो आप क्या करो, किसी सॉलिड, मान लो स्टील है या आपका एल्युमिनियम है, तो उस माध्यम का स्टील में साउंड वेव की वेलोसिटी क्या है या पता करना है आपको, या आपका एल्युमिनियम में पता करना है। तो अगर कोई सॉलिड मीडियम है और उसमें अगर आपको पता करना है कि आखिर में साउंड वेव की वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको क्या पता करना पड़ेगा कि जो आपका स्टील है या एल्युमिनियम है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, वो आपको पता रहेगा। डेंसिटी क्या, वो रख देंगे तो सी आ जाएगा। ये आपको मैंने बताया कि किसी सॉलिड में अगर आपको साउंड वेव की वेलोसिटी पता करना है। ओके, अब अगर मान लीजिए मेरा मीडियम दूसरा हो जाता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मीडियम डियर हो गया आपका लिक्विड हो गया, तो C इक्वल टू आप लिखेंगे तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखा जाएगा। लेकिन लिक्विड में क्या बात करते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो K अपान रो। भाई लिक्विड में कौन सा होगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि वो तो टेंसाइल, लिक्विड तो टेंसाइल फोर्स वियर तो करेगा नहीं, तो सिर्फ क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स को क्या कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ आपसे कि C इक्वल टू रूट K बाई K क्या है, K है आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड है उसका क्या है, बल्क मॉडुलस, और ये क्या है, डेंसिटी, और यू कैन से मास डेंसिटी आप कह सकते हो, मास डेंसिटी, या डियर आप कह सकते हैं स्पेसिफिक मास ऑफ लिक्विड। मतलब अगर कोई आपके पास लिक्विड है और उस लिक्विड में अगर डियर आपको पता करना है, उस लिक्विड में अगर पता करना है कि आखिर में साउंड वेव या प्रेशर वेव, जो प्रेशर वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर ये पता करना है साउंड की वेलोसिटी क्या है, कि साउंड एनर्जी किस तरीके से प्रोपगेट करेगा या प्रेशर एनर्जी किस तरीके से प्रोपगेट करना है, अगर उसकी वेलोसिटी पता करना है, तो आपको C इक्वल टू रूट K बाई रो। K क्या है, उस माध्यम का आपको बल्क मॉडुलस रखना पड़ेगा, रो क्या है आपकी डेंसिटी। तो इफ पुट हियर, अगर मान लीजिए आप निकालना चाहते हैं डियर, अगर मान लीजिए वाटर की हम निकालना चाहें, फॉर एग्जांपल CW वाटर की निकालना चाहें, तो आपको पता है 2 × 10⁻6 × 10⁻3 बटा ये हो जाएगा 1000। आपको बताया था कि अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो 2200 के आसपास गीगा पास्कल के बारे में लिखे थे, तो वहाँ से देखो 10⁻9 हो गया आपका। तो हम कह सकते हैं कि भाई आपको बताया था 2200 मेगा पास्कल बोला था कि नहीं, बल्क मॉडुलस याद होगा। तो अगर इसको 2000 के राउंड ऑफ में ले जाओ तो 2000 ये हो जाएगा आपका 2 × 10⁻9, इतना पास्कल हो गया। तो अगर राउंड ऑफ लगभग आप 2000 के आसपास वैल्यू लेते हैं, 2200 के करीब लेते हैं, 2200 मेगा पास्कल लेते हैं आप, तो हमें कह सकते हैं कि बल्क मॉडुलस यहाँ पे रख दो वाटर का बल्क मॉडुलस लगभग 2 गीगा पास्कल के करीब होता है। अगर वो वैल्यू यहाँ पे हम रख दें और रो रख दें आप, 2200 होता है, हम 2000 इसलिए ले रहे हैं ताकि गुणा भाग मेरा आसान हो जाए। अब मान लीजिए 2 यहाँ पे रख दिया आपने कि वाटर में हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए वाटर में साउंड वेव की वेलोसिटी क्या है, साउंड वेव की या प्रेशर वेव की वेलोसिटी क्या है मेरे को चाहिए। तो मेरे को क्या चाहिए कि जो वाटर का बल्क मॉडुलस है वो यहाँ पे रख दो आप। तो मैंने लिख दिया 2 × 10⁻6 × 10⁻3 क्यों, क्योंकि हमको पता है 2 × 10⁻3 और ये 10⁻6। तो अगर इसको लिखना चाहें तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2000 मेगा पास्कल, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻3 और मेगा को क्या लिख सकते हैं डियर 6 पास्कल। तो वही तो वैल्यू वहाँ पे लिख दिया मैंने। ओके, या 2 गीगा पास्कल जनरली लोग बोल देते हैं 2.2 गीगा पास्कल, तो मैंने 2 लिख दिया। आई होप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहें तो ऐसा नहीं है कि आप 2200 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को 2200 मेगा पास्कल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा 2.2 गीगा पास्कल हो जाएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, आंसर वही आएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ पानी की डेंसिटी आपको लिखना है। तो पानी की डेंसिटी आप जानते हो कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये वैल्यू जब आप सॉल्व करते हैं डियर तो आता है 14 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हो गया, आप ये कह सकते हैं डियर यहाँ से, ये जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू इतना आएगी। तो मतलब वाटर में हम ये कह सकते हैं वाटर जो है, जो पानी है, पानी में अगर बात करें तो पानी में जो प्रेशर वेव्स की वेलोसिटी है या साउंड एनर्जी, जो साउंड वेव्स की वेलोसिटी होती है, वो आपको पाई जाती है ये 14 मीटर पर सेकंड, और यू कैन से 1.4 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी तेज़ी से क्या करता है, प्रोपगेट करती, इतनी तेज़ी से क्या करती, चलती है साउंड वेव्स। उसमें इतनी तेज़ी 1 सेकंड में इतनी दूर पहुँच जाएगा साउंड वेव्स की। ओके, एनीवे
आगे ये इसी को हम सोनिक वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं, दैट्स ओके। आगे आ जाओ। तो हमारा कहने का मतलब अगर आपको इसी तरीके से तारपीन दिया हो, एल्कोहल दिया हो, बेंजीन दिया हो, कोई भी लिक्विड है, तो अगर उसका आपको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको पता है तथा उसकी आपको डेंसिटी पता है, तो आप ये पता कर सकते हो उसमें प्रेशर वेव की वेलोसिटी क्या होगी। यू कैन फाइंड आउट इजिली बाई द पुटिंग द वैल्यू ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ दैट लिक्विड एंड द डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड। जिस लिक्विड में आपको प्रेशर वेव की वेलोसिटी पता करना है, उस लिक्विड का आपको बल्क मॉडुलस पता होना चाहिए, उसकी डेंसिटी पता होना चाहिए। अगर ये रख देते हैं तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ प्रेशर वेव, वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव इन दैट मीडियम। उस माध्यम में आप दाब तरंग की क्या पा सकते हैं, वेलोसिटी पा सकते। आइए आगे दूसरी बात करते हैं। तो कहने का मतलब है कि यही चीज़ तो आप पा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वाटर, कहीं वाटर है, वाटर फ्लो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन देखिएगा, मान लीजिए वाटर कहीं फ्लो कर रहा है, आपसे पूछ रहा है किस तरह का फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल है या कंप्रेसिबल फ्लो है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये कंप्रेसिबल फ्लो है या इनकम्प्रेसिबल, ऑन द बेसिस ऑफ द मैक नंबर के आधार पे पूछा जा रहा है। या आपसे पूछा जा रहा है कि सोनिक फ्लो है या सब सोनिक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक नंबर। तो मैक नंबर यू नो द वैल्यू ऑफ V/C। ये निश्चित है क्वेश्चन में वेलोसिटी आपको दिया होगा कि जो वाटर है, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसकी वेलोसिटी दिया होगा। और C की वैल्यू आप कहाँ से निकाल सकते हैं, रूट K/ρ। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि K का मान क्या है उस लिक्विड का और रो का, या ऐसा लिक्विड के बारे में देगा जिसका K और रो आपको क्या होगा, पता होगा। तो आप क्या करेंगे, C की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख देंगे, V रख देंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वेलोसिटी इतना है। इफ यू गेट द वैल्यू ऑफ द मैक नंबर का मान लिजिए फर्दर आपने निकाला और मैक नंबर का मान 0.2 आ गया, इसका मतलब है कि मैक नंबर का मान 0.3 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो जाएगा। और अगर यही वैल्यू 0.3 से ज़्यादा हो कि 0.6 हो जाती, तो हमें पक्की बात समझ जाते हैं क्या है, कंप्रेसिबल है। अब कंप्रेसिबल में क्या है, तो मेरे को पता चल जाता है कि ये वैल्यू 0.3 से ज़्यादा है लेकिन 0.9 से क्या है, कम है, तो हमें कह देते सब सोनिक है। कहने का मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है तो यू कैन सॉल्व, आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखता हूँ डियर। अब गैसों में देख लेता हूँ। तो गैसों में देखिए बिल्कुल आसान है गैस के लिए। तो गैस में दो कंडीशन लेके चलेंगे, एक आइसोथर्मल लेके चलेंगे डियर, एक आइसोथर्मल कंडीशन क्या लेके चलेंगे, एक आइसोथर्मल कंडीशन लेके चलेंगे डियर, और एक एडियाबैटिक। मेरे पास फार्मूला वही है कि C इक्वल टू होता है K/ρ। अगर मान लीजिए कहीं गैस क्या है, कंप्रेसिबल फ्लूइड है। कैसा है, कंप्रेसिबल फ्लूइड है। क्या है, कंप्रेसिबल फ्लूइड है। क्या है भाई, कंप्रेसिबल फ्लूइड है। ये कंप्रेसिबल फ्लूइड है क्योंकि गैस, आप जानते हो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, और अगर कहीं प्रेशर बढ़ता है तो पक्की बात है डेंसिटी बढ़ जाती है। तो प्रेशर क्या करता है, या टेम्परेचर, आप जानते हो कि डेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, एज यू नो, आपको पता है। तो कहने का मतलब गैसों के केस में बात करें तो प्रेशर अगर चेंज होगा या आप कहें टेम्परेचर चेंज करेंगे तो गैस की डेंसिटी चेंज होगी, क्योंकि आप जानते हो, आपको अच्छे पता है कि ρ इक्वल टू P/RT। अगर किसी गैस की डेंसिटी आपको पता करना है, कोई भी गैस है, अगर उसकी डेंसिटी आपको पता करना है किसी प्रेशर पे और किसी टेम्परेचर पे, तो उस प्रेशर की वैल्यू और उसका टेम्परेचर रख दो। R क्या है, R को कहा जाता है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, और जो कि होता है कैपिटल R/m, और जहाँ की m क्या है, मॉलिक्यूलर मास है उस गैस का, और R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है, स्मॉल r क्या है, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। ये हर गैस के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। पिछले वाले लेक्चर में मैंने विधिवत बताया है। तो अगर किसी गैस की आपको, या किसी कंप्रेसिबल फ्लूइड है, कोई गैस है, अगर उसकी डेंसिटी आपको फाइंड आउट करना है तो आपको प्रेशर और टेम्परेचर पता होना चाहिए उस गैस का, और उसका क्या पता होना चाहिए, स्मॉल r। तो जैसे मान लो CO2 गैस की डेंसिटी हमको निकालना है, तो CO2 गैस की अगर डेंसिटी निकालना है तो आपसे पूछेगा ना इस प्रेशर पे, इस टेम्परेचर पे, तो प्रेशर रख देना पास्कल में, टेम्परेचर केल्विन में रख देना, R क्या करना है, यहाँ से निकाल लेना। ये वैल्यू आपको पता है 8.314, और ये m जो मॉलिक्यूलर मास है CO2 का कितना होता है, 44 ग्राम पर मोल। तो आपको 44 जो ग्राम है उसको आपको बदलना होगा किलोग्राम में, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8314/44। अब ये वैल्यू को आपको क्या करना है, यहाँ पे पुटअप करना है। आई होप, क्योंकि जब भी आप कोई गुणा भाग करें, कैलकुलेशन करें, तो हमेशा SI यूनिट यूज़ करें। यूनिट हमेशा ध्यान रखें, यूनिट में बहुत बड़ी समस्या होती है। आई होप, तो आप क्या कर सकते, किसी गैस की डेंसिटी निकाल सकते। तो मैं यहाँ पे एक बात बताना चाह रहा था, जो बताना चाह रहा था वो देखिए, पिछले लेक्चर में बताया है, पीछे वाले लेक्चर, कि डेंसिटी, किसी भी गैस की जो डेंसिटी है, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो देखिए अगर ये चीज़ कॉन्स्टेंट है डियर,
टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, मान लो CO2 गैस है तो CO2 गैस का स्मॉल r तो फिक्स हो गया। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो देखिए टेम्परेचर अगर कांस्टेंट आप रखते हो तो क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरी बात, अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दीजिए, r तो कांस्टेंट रहेगा ही, तो आप कह दोगे इसका मतलब है टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे डेंसिटी। देखो डियर एक बात बता दें, जब किन्हीं भी दो भौतिक राशियों के बीच में, किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में अगर रिश्ता बताना होता है, अगर उनमें संबंध बताने होते हैं, तो मेरी बात को बहुत ध्यान रखना कि बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपको क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी आप रिलेशन बता पाएंगे। तो अगर मान लीजिए प्रेशर और डेंसिटी के बीच में हमको रिलेशन बताना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। मतलब टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर दिया तो तब जाके, मतलब टेम्परेचर को आप नहीं बदलना है, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। तो ऐसी कंडीशन टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ये क्या कहा जाएगा, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। और यहाँ पे देखिए अब अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो इसको बोलेंगे आइसोबारिक, आइसोबारिक कंडीशन। तो देखा मेरा कहने का मतलब कि आप ये कह सकते हैं प्रेशर बढ़ाने पे गैस की डेंसिटी बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। आई होप, तो जस्ट लाइक मैं ये बात करा तो आई होप कि वो चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अब देखिए, तो इसका मतलब जो कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, जो कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, जो गैस होता है, तो जो कंप्रेसिबल फ्लूइड है, मतलब गैसें क्या है, एक कंप्रेसिबल फ्लूइड है और उनकी जो डेंसिटी है, वो प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। अगर प्रेशर आप बढ़ाते हो तो डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आइए देखते हैं, पहला हम लेके चलेंगे आइसोथर्मल कंडीशन। पीछे वाले लेक्चर में मैंने बोला था कि आइसोथर्मल कंडीशन में जो बल्क मॉडुलस होता है वो प्रेशर के क्या होता है, बराबर होता है। जो बल्क मॉडुलस होता है, मैंने पीछे एक लेक्चर में आपको पढ़ाया है कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड और एनी गैस इन आइसोथर्मल कंडीशन, द बल्क मॉडुलस इक्वल टू द प्रेशर, ये बताया। और जबकि यहाँ पे बताया कि एडियाबैटिक में वो होता है गामा इंटू पी, वेयर गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV। ये मैंने बहुत पीछे एक लेक्चर में मैंने कंप्रेसिबल फ्लूइड के बारे में बहुत डिटेल में बात किया है, जहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में, इन सब चीज़ें, बल्क मॉडुलस के बारे में बात किया है। आप पीछे एक लेक्चर देखिएगा। तो बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल कंडीशन में अगर कोई कंप्रेसिबल फ्लूइड है, मतलब गैस है, अगर वो आइसोथर्मल कंडीशन में तो बल्क मॉडुलस किसके बराबर होगा, P के। और एडियाबैटिक कंडीशन में जो बल्क मॉडुलस है वो प्रेशर के क्या होगा, गामा टाइम्स होगा। जहाँ ये क्या है आपका गामा, गामा को कहा जाता है एडियाबैटिक इंडेक्स। और CP और CV क्या है, ये स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर, ये स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब कह सकते हैं निश्चित दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, निश्चित आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक ऊष्मा। ओके, तो बताया हूँ अच्छे से। आगे ये भी बताया था आपको कि F+2/F, ये भी मैंने क्लास में डिस्कस किया है, आप पीछे का लेक्चर जरूर देख लें। आई होप आपने देख भी लिया होगा, समझ भी गए होंगे। आइए अब चलते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि गैस में, कोई गैस है, कोई कंप्रेसिबल फ्लूइड है और उसमें हमको पता करना है कि आखिर में साउंड वेव की या प्रेशर वेव की वेलोसिटी क्या होगी। तो आइए देखते हैं। आइसोथर्मल कंडीशन लेके चलें तो C इक्वल टू आप लिखेंगे K/ρ, एज यू नो, K/ρ। यू नो कि आपको यही तो पता है कि भाई कोई भी अगर साउंड है, साउंड वेव या प्रेशर वेव की जो वेलोसिटी होती है C इक्वल टू √K/ρ होता है। अब K क्या है, बल्क मॉडुलस है, रो क्या उस फ्लूइड की डेंसिटी है। तो आप डियर एक काम ये करिए, जब आइसोथर्मल कंडीशन होगा तो जो K की जगह आप क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं ना, और डेंसिटी रहेगी। डियर अभी आपको थोड़ी देर इक्वेशन, गैस की इक्वेशन होती है, एज यू नो, यू कैन राइट हियर P इक्वल टू ρRT। आप ये लिख सकते हो कि नहीं, आप लिख सकते। तो आइए देखिए, हम यहाँ पे लिख दिया P है, रहने दो, P की जगह हम लिख सकते हैं डियर, यू कैन राइट फाइंड आउट हियर द P की जगह आप लिख सकते हो ρRT/ρ। मैंने P की जगह क्या रख दिया, ρRT। रो क्या है, उस गैस की डेंसिटी है, R क्या, उस गैस का आपका स्पेसिफिक कांस्टेंट है, विशिष्ट गैस स्थिरांक है, T क्या है, उस गैस का टेम्परेचर है। आपने दिस टर्म कैंसिल आउट, RT। तो कहने का, और आप दिस फार्मूला इज नोन एज न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला। और आपको पता होगा जब आप छोटी क्लास में थे, दैट मीन आप इंटरमीडिएट थे, तो इंटरमीडिएट में आपको इतने जब साउंड वेव पढ़ा था तो वहाँ पे आपको पढ़ाया गया था, न्यूटन्स आपका एक फार्मूला पढ़ाया गया। तो वहीं पर साउंड वेव की वेलोसिटी जो है एयर में या गैस में निकालने के लिए फार्मूला दिया गया था, C इक्वल टू √RT, न्यूटन्स फार्मूला है। तो कहने का मतलब आइसोथर्मल कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो C होता है आइसोथर्मल कंडीशन में, किसी कंप्रेसिबल फ्लूइड में
जो साउंड वेव की वेलोसिटी या प्रेशर वेव की वेलोसिटी है वो रूट RT होगा। T क्या होगा? टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर आप रख दीजिए। और R क्या होगा? उस गैस का, जिस गैस में बात कर रहे हो उस गैस का स्मॉल r होगा। वो स्मॉल r कैसे निकालेंगे आपको पता है, कैपिटल R अपॉन स्मॉल m। तो यू कैन फाइंड आउट, दिस इज नोन एज द न्यूटन फार्मूला। अब देखिए मेरा सवाल देखिए, अब मान लीजिए कहीं कोई गैस फ्लो हो रही है, वो आइसोथर्मल कंडीशन, मतलब उसका हर जगह टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपको क्या करना है, आपसे पूछेगा कि बताइए किस टाइप का फ्लो है ऑन द बेसिस ऑफ मैक नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फाइंड आउट द मैक नंबर। मैक नंबर होता है V/C। तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जो गैस है उसकी वेलोसिटी क्या है, तो V रख देना। लफड़ा करेगा C, तो C कैसे निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि वो गैस आइसोथर्मल कंडीशन में है। तो यू कैन फाइंड आउट C इक्वल टू रूट RT। तो उस गैस का क्या निकाल लेना, स्मॉल r। मैंने पिछले लेक्चर में स्मॉल r के बारे में खूब बातें किया है, सभी गैसों का स्मॉल r निकाला। और T आपको दिया रहेगा, उस गैस का टेम्परेचर दिया रहेगा, वो आप केल्विन में रख देंगे, ए वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, आपको मैक नंबर आ जाएगा। अगर मैक नंबर का मान 0.3 से कम आता है तो इनकम्प्रेसिबल, और 0.3 से ज़्यादा आता है तो कंप्रेसिबल हो जाएगा। और कंप्रेसिबल हो गया तो किस क्राइटेरिया में है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि सब सोनिक है, सुपर सोनिक है, ट्रांसोनिक है, कहाँ पे हो, यू कैन फाइंड आउट एनी अदर। आगे देखते हैं दूसरा। ओके डियर, पीछे जितने भी लेक्चर हैं वो सारे लेक्चर आप अच्छे से क्या करें, पढ़ लें। आगे आ जाते हैं एडियाबैटिक। तो बिल्कुल ये भी आसान है। तो C इक्वल टू K/ρ, ये तो मैं जानता हूँ। तो यू कैन फाइंड आउट हियर डियर, K की जगह आप रख सकते हैं, ये देखिए एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब है रूधोष क्रम इसको बोलते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो अंदर की उसमें बाहर नहीं जा रही, बाहर की एनर्जी अंदर नहीं आ सकती, ऐसी बाउंड्री है एक प्रकार से। तो हमें कह सकते हैं C इक्वल टू रूट गामा P। तो हमने क्या किया, K की जगह जब कोई गैस ऐसी है जो एडियाबैटिक कंडीशन में फ्लो कर रही है, अगर वहाँ पे मेरे को पता करना है कि इनकम्प्रेसिबल है कंप्रेसिबल है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता करना पड़ेगा कि उस मीडियम में प्रेशर वेव की वेलोसिटी क्या है, साउंड वेव की वेलोसिटी क्या है, ये आपको पता करना होगा। तो आइए चलते हैं, C इक्वल टू रूट K/ρ। K/ρ, K की जगह आप क्या रखेंगे, गामा P अपॉन ρ। दिस भी कहाँ कैंसिल होगा। आइए आगे, गामा P, क्योंकि आपको पता है कि एडियाबैटिक कंडीशन में K क्या होता है, गामा P होता है। तो यू कैन फाइंड, यहाँ पे लग सकते हो K की जगह गामा P, गामा इंटू P अपॉन ρ। अब P की जगह आप रख सकते हो ρ/RT। यू कैन पुट हियर दिस टर्म कैंसिल आउट, गामा RT। कहीं कहीं कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं ऐसे स्मॉल r को, ये क्या है, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। ये हर गैस का क्या होता है, अलग अलग होता है। और कैपिटल R को कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो हर गैस के लिए कितना होता है 8.314। हर गैस के लिए इतना जूल पर मोल इंटू केल्विन। हर गैस का क्या है, जूल पर मोल इंटू केल्विन। हर गैस का ये क्या होता है डियर, कांस्टेंट होता है। तो कभी ऐसे दिखा देते, कभी ऐसे, जस्ट लाइक, वो आपके ऊपर है, जानते रहे। तो ये हो गया आपका, दिस इज द स्मॉल r। स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट गामा आपको पता है, एडियाबैटिक इंडेक्स है, T टेम्परेचर है। तो अब आपको दिया रहेगा कि एक गैस है या एक कोई कंप्रेसिबल फ्लूइड है, कहेगा कि वो एडियाबैटिक कंडीशन में है और कहेगा टेम्परेचर इतना है, उस गैस का नाम भी बता देगा ताकि उससे आप स्मॉल r पता कर सकें। गामा आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, मतलब वहाँ से आप क्या पता कर सकते हैं, C पता कर सकते हैं। और आपको उस गैस की वेलोसिटी दी रहेगी। अगर उस गैस की वेलोसिटी दी रहेगी तो तुरंत आप क्या कर सकते हैं, मैक नंबर का मान डियर आप पता कर सकते हैं V/C से। और अगर मैक नंबर का मान 0.3 से कम आता है तो आपका इनकम्प्रेसिबल होगा, और 0.3 से ज़्यादा आता है तो कंप्रेसिबल होगा, और 0.3 से ज़्यादा होगा तो किस जोन में जा रहा है वो जोन आप पता कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा वो किस। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। आगे चलता हूँ। अब आगे क्वेश्चन आगे उठता है, उसको देख लेते हैं। यहीं से क्वेश्चन आपको फिर बताने का प्रयास करेंगे, जस्ट लाइक। अब जैसे मान लीजिए आपसे एक जस्ट लाइक इसमें भी कोई क्वेश्चन अभी टेस्ट में भी आया था और कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया आपको, फिर मैं आपको बताना चाहूँगा टेस्ट का क्वेश्चन फिर अच्छे से फिर एक बार बता दूँ कि जो डायनेमिक विस्कोसिटी है, डायनेमिक विस्कोसिटी जो हम कह रहे हैं डायनेमिक विस्कोसिटी, या इसको हम बोलते डियर, ध्यान देना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बहुत अच्छे से ध्यान देना क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे,
ये दिस इज द म्यू। और देखना यहाँ पे अंत क्या दिक्कत आई थी आपको, उस चीज़ को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। डायनेमिक विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो ये हम बात कर रहे हैं ऑफ फ्लूइड की, चलिए दिस द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जैसे आप जानते हो ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, उसी तरीके से आपका ये क्या है, एक प्रकार से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही है लेकिन लिक्विड की लेयर के बीच में। ओके आइए, जैसे वहाँ पे हम एक पढ़ते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और एक पढ़ते हैं आप डायनेमिक फ्रिक्शन पढ़ते हैं, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। उसी तरीके से यहाँ पे हम जस्ट बात कर रहे हैं कि डायनेमिक विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिस इज डिनोटेड बाय म्यू, और एक इसका फ्लूइड का। तो देखिए यहाँ पे अब सवाल ये होता है कि अगर हम बात करें लिक्विड का और अगर बात करें गैस का, बहुत ध्यान से समझना है यहाँ। देखो लिक्विड में मैंने आपको पीछे लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में बात किया है, लेकिन लिक्विड में जो डायनेमिक विस्कोसिटी का कारण है वो किसके कारण होता है, कोहेसन के कारण। मैंने बोला था मतलब जितना अच्छा कोहेसन फोर्स होगा उतना ज़्यादा उसमें म्यू का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जब ऊपर स्लाइड करना चाहेगा तो दूसरा उसको अपोज करेगा। जितना अच्छा मजबूती से बाउंड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, अपोज होगा। इसी तरीके से अगर गैस में बात करें तो गैस में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता, लेकिन वहाँ पे कोलिजन होता है। कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है तो दूसरा उसको टक्कर मारता है, उस टक्कर के कारण उसको चलने में क्या होती, दिक्कत होती। मतलब ये कह सकते हैं कि वहाँ पे मोमेंटम रेट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर मतलब अगर मोमेंटम ट्रांसफर की जितना ज़्यादा रेट होगी उतना ज़्यादा गैसों में काइनेमेटिक विस्कोसिटी, वो डायनेमिक विस्कोसिटी। और ये जो म्यू का मान है ये दिया जाता है कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है √T। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो म्यू का मान बढ़ेगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी टकराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसके कारण वो तेज़ी से टकराते हैं, उनका मोमेंटम बढ़ जाता है, मास इनटू वेलोसिटी बढ़ जाता है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पक्की बात काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब हाफ एम स्क्वायर बढ़ने का मतलब एम बढ़ने का मतलब संवेग बढ़ा, तो जल्दी जल्दी वो टकराते हैं, जिसके कारण हर मॉलिक्यूल्स को चलने में दिक्कत होगी। इधर जा रहा तब तक दूसरा उसको टक्कर मार देता है, फिर उधर जा रहा तो जिसके कारण मोमेंटम का एक्सचेंज का जो रेट है वो बढ़ जाता है और चलने में मॉलिक्यूल्स को क्या होने लगती, दिक्कत होने लगती। अब देखिए यहाँ पर दो बात करेंगे। अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाते हैं तो, बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन आता है एग्जाम में गलत करके आते हैं आप, फिर इसलिए बता रहा हूँ। ओके तो देखो यार, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो जो अणुओं के बीच की दूरी है क्या होगी, बढ़ेगी। और अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी तो कोहेसन घटेगा, जिसके कारण जैसे मान लीजिए ये था मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी, जब इन तो अणुओं के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, अब उनको तोड़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आसान हो जाएगा तोड़ना, इसका मतलब वो आसानी से क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। इसका मतलब है कोहेसन घटेगा, कोहेसन डिक्रीज करेगा, और म्यू की वैल्यू भी क्या होगी, जिस लिक्विड में कोहेसन ज़्यादा होगा, याद रखना, उसमें जो उसका म्यू का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगी, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगी तो कोहेसन घटेगा, और कोहेसन जब घटेगा तो म्यू का मान घटेगा। दूसरी चीज़, अब जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो डियर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो लिक्विड होते हैं वो एक इनकम्प्रेसिबल होते हैं। क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं। पहले ही मैंने बोल दिया कि अगर इन पे आप इनमें क्या कर रहे हो, लिक्विड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं। अगर इनमें प्रेशर आप बढ़ाते हो तो ये इनके मॉलिक्यूल्स दबते नहीं, वो तो बहुत हाई प्रेशर, इफ़ यू अप्लाई वेरी हाई प्रेशर तब वो बहुत थोड़ा सा दबते हैं, बट ऑन जनरली प्रेशर, ऑन द प्रैक्टिकल प्रेशर दे आर इनकम्प्रेसिबल। इसलिए कहा जाता है लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, वो दबते नहीं। तो हमें कह सकते हैं, और लिटिल अमाउंट में दबने का मतलब ना के बराबर, तो हमें कह सकते हैं कि लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ये क्या होते हैं, असंपीडित तरल होते हैं। तो एक बात बताओ, प्रेशर बढ़ाने से क्या मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। तो जो कोहेसन है वही रहेगा, इसका मतलब नो चेंज। बहुत ध्यान से समझना। ओके यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बात करते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बहुत तेज़ी से कोलिजन होगा, तो आप कह सकते हो रेट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी वो टकराने लगेंगे, जिसके कारण उनको चलने में क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। सोचिए अगर कहीं भीड़ हो और वहाँ अचानक भगदड़ मच जाए किसी वजह से, तो हर कोई जल्दी जल्दी किसी न किसी से टकराने लगता है, जिसके कारण उसको चलने में दिक्कत बढ़ जाती है। तो हमें कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ेगा, जिसके कारण उनको चलने में दिक्कत
बढ़ जाएगी, मतलब विस्कासिटी मतलब बढ़ जाएगी, चलने में दिक्कत ज़्यादा होने लगेगी। इसका मतलब म्यू का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, अब देखिए प्रेशर के लिए आइए देखते हैं। अभी आपने डियर थोड़ी देर पहले पढ़ा आपने कि एक बात मेरे को एक देखना है कि जो टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, आप अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो म्यू का मान बढ़ रहा है, आप टेम्परेचर का बढ़ा रहे हैं तब म्यू का मान बढ़ रहा है। हमारा सवाल ये है कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं म्यू बढ़ रहा है, क्या प्रेशर का म्यू से कोई रिश्ता है? नहीं है। म्यू सीधा रिश्ता किससे है? टेम्परेचर का। म्यू का कोई रिश्ता प्रेशर से नहीं है, इसलिए कहेंगे नो चेंज। ध्यान देना, कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ, अगर यहीं पे लिक्विड में कहता कि आई एट वेरी हाई प्रेशर, क्वेश्चन में देखिए आई एट वेरी हाई कर देता, तब जाके ये चीज़ क्या होता, तब कोहेशन बढ़ जाता, तब म्यू का मान बढ़ जाता। अदरवाइज सिर्फ कहता है कि प्रेशर इंक्रीज करने पर नो चेंज। यहाँ पे देखिए म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब म्यू बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब म्यू बढ़ेगा। यहाँ पे कोई प्रेशर का रिलेशन नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि म्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द, किस पे इंडिपेंडेंट ऑफ है, वो आपका प्रेशर पे इंडिपेंडेंट, प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आई होप सब, क्योंकि म्यू प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखना, इसलिए नो चेंज, चाहे प्रेशर बढ़ाओ चाहे घटाओ कोई मतलब नहीं। आगे दूसरा, हाँ वो अलग बात है अगर कोई कहता है एट हाई प्रेशर, जब हाई प्रेशर कर दोगे तो जो गैस हो जाएगी लिक्विफाई हो जाएगी, तब वो लिक्विड हालत में आने लगेगा, तब मैं कह सकता हूँ म्यू बढ़ जाएगा, बट ऐसा नहीं जनरली। आइए दूसरा ये हो गया। अब इसी के साथ हम बात करते हैं न्यू के बारे में। न्यू को हम बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। आइए देखते हैं, ये हो गया आपका न्यू इक्वल टू न्यू अपान। और हमने पीछे एक लेक्चर में बताया है कि डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी में क्या अंतर है, क्या वाकई में जो अंतर है, जो लोगों के माइंड में एक बड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है, उसको मैंने एक लेक्चर में पीछे बताया है कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और क्या है। तो न्यू इक्वल टू म्यू बाई रो। आइए इसको दो देखते हैं, फ्लूइड के लिए देखता हूँ। तो फ्लूइड में आपका क्या आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा डियर, और क्या आ जाएगा, गैस आ जाएगा। वही बात को ध्यान दें। अब यहाँ पे बात करते हैं दो चीज़ों की, एक टेम्परेचर की बात करते हैं, एक प्रेशर की। ये डियर क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये डियर क्या हो गया, प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाते प्रेशर बढ़ाते, देखते हैं। डियर एक बात बताओ, अब मेरे सवाल को देखना है ध्यान से कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो म्यू क्या होगा, घटेगा, म्यू घटेगा। अभी आपने देखा कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो हमें म्यू बाई रो लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ म्यू बाई रो। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अभी देखा था कि म्यू घटेगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी भी क्या होती है, लिक्विड की घटती, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, घनापन जो है घटेगा। इस ये जो डेंसिटी का मतलब घनापन, तो जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो अण दूर दूर होंगे, तो जो घनापन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कहते हैं नहीं ये आबादी बहुत घनी है, ये जंगल घना है, ये जंगल घना है, इसका मतलब पेड़ पौधे बहुत पास पास है। तो हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अण दूर दूर होंगे, इसका मतलब घनापन घटेगा, इसका मतलब डेंसिटी भी घटेगी। अब बात है कौन तेजी से घटती, तो मैं बता दूं कि जो हमारा विस्कोसिटी तेजी से घटती है इन कंपेयर टू डेंसिटी। मैंने बोला था, ये देखिए मैंने बोला था कि म्यू और टेम्परेचर, याद करना, मैंने कहा था ये बहुत तेजी से घटती है लिक्विड में, लेकिन गैस के लिए अगर ये म्यू वर्सेस टेम्परेचर ये बहुत तेजी से घटता है। लेकिन डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर, तो ये स्ट्रेट लाइन घटती है, धीरे धीरे घटती है, ये बहुत तेजी से घटती है। तो जो हमारा डेंसिटी है वो धीरे धीरे घट रहा है, देखो धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन जो म्यू है वो बहुत तेजी से घटता है, ध्यान रखना है। इस तरीके से ग्राफ आपको मिलेगा, तो हम कह सकते हैं बहुत तेजी से घटता है, तो ओवरऑल म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, घटेगी। तो हम कह सकते हैं न्यू जो होता है वो क्या होता है, घटता है। समझ गए होंगे आप, आगे देखते हैं। हाँ, अब आप कहेंगे सर लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी घटती है, आप कह रहे हैं लीनियर। हाँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ लीनियर, लेकिन ध्यान रखना है एक्सेप्ट वाटर, क्योंकि वाटर के केस में आपको पता है कि वाटर के केस में आप जानते हो कि जो डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ है आपको पता है कि ऐसे जाता है। 4 डिग्री ताप पे डेंसिटी क्या थी, मैक्सिमम थी। तो वाटर को छोड़कर सभी द्रवों की जो डेंसिटी है टेम्परेचर बढ़ाने पर लीनियर घटती है, धीरे धीरे घटती है, जबकि विस्कोसिटी बहुत तेज़ी से क्या होती है, घटती है। तो जिसके कारण ये बहुत तेज़ी से घट रहा है,
ये धीरे धीरे घट रहा है, ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा ये। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आप कह सकते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, घटती है। तो ये ध्यान रखना, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, किसी के भी माइंड में कन्फ्यूजन आ सकता है, सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेंसिटी घटेगा तो नीचे वाली चीज़ घट रही है तो पूरा बढ़ना चाहिए, नहीं। तो आप दोनों चीज़ें घट रही, दोनों चीज़ें वेरी कर रही, तो आपको देखना होगा कि ओवरऑल इफेक्ट क्या है। अगर ऊपर वाला बहुत तेज़ी से घट रहा है, नीचे वाला धीमे, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, आपको घटेगा। मान लीजिए ऐसा हो जाए नीचे वाला बहुत तेज़ी से घटे, ऊपर वाला धीमे धीमे घटे, तब क्या होगा, क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि नीचे वाली चीज़ बहुत तेज़ी से घट रही है तो ऊपर वाली धीमे से, तो ओवरऑल क्या हो जाएगी, ये वैल्यू बढ़ेगी। अगर जिस रेट से ये घट रहा है उसी रेट से ये घट रहा है तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू आपका घट रहा है। ओके, दूसरी बात, अभी आपने कहा था कि म्यू, ये देखिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा था न्यू और रो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, म्यू और रो कोई भी नहीं प्रभावित। मैंने कहा था ना प्रेशर बढ़ाने से ना तो म्यू चेंज होता और डेंसिटी में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम कह सकते हैं नो चेंज। गैस में आ जाओ, गैस में दोनों देख लेते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे, प्रेशर बढ़ाने पे, आइए देखते हैं। ओके डियर, अब एक चीज़ देखना है कि यहाँ पे अगर देखें तो न्यू इक्वल टू म्यू बाई रो। आइए, आपने देखा था कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो ये तो बढ़ रही है, ये तो अभी देखा था, कोलिजन बढ़ा था, ये बढ़ा था। आइए डेंसिटी को देखें क्या हो रहा है। तो आप जानते हो रो इक्वल टू पी अपॉन आर, हर किसी को पता है, अच्छे से जानते हो। अब एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, किसी गैस का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। और अगर डेंसिटी घट रही, देखो ये नीचे वाला घट रहा है, ऊपर वाला बढ़ रहा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो न्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो आप कह सकते हो कि किसी गैस की काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगी। तो क्योंकि म्यू जो है वो भी बढ़ेगा और डेंसिटी क्या होगी, देखो टेम्परेचर बढ़ाने में डेंसिटी घटेगी, तो ऊपर वाला बढ़ रहा है, नीचे वाला घट रहा है, तो नीचे वाला और तेजी से इसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। आई होप आप समझ रहे हो। आगे देखिए, प्रेशर में देख लिए, न्यू इक्वल टू म्यू बाई रो। देखो भाई, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाने पे म्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, म्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको पता है कि अगर आप ये जानते हो, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो डियर, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो न्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कहने का मतलब है कि न्यू इक्वल टू म्यू अपॉन रो होता है। और अगर प्रेशर आप बढ़ा रहे हो, तो अगर प्रेशर आप बढ़ाते हो, तो प्रेशर अगर बढ़ाते हैं तो पक्की बात डेंसिटी बढ़ेगी, और डेंसिटी अगर बढ़ेगी, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी पीछे बताया था। तो अगर ये बढ़ेगी तो ये वैल्यू घटेगी, तो न्यू क्या हो जाएगा, घटेगा। तो आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, ये बात होगी बड़ी अच्छी बात, ये बहुत ध्यान से समझना, एग्जाम में पूछ लेता है। अभी जो क्वेश्चन टेस्ट में आया था उसमें आप लोग यही गलती किए हैं। आई होप कि अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे देखता हूँ, अगला एक सवाल और है। एक सवाल ये बढ़िया है, जस्ट लाइक मैं देखता हूँ कि एक बच्चे के माइंड में ये आता है कि एक क्वेश्चन और था कि विस्कोसिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड, सॉरी हाँ, ये था कि विस्कोसिटी ने दिया था स्टैटिक फ्लूइड। ये देखिए इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे जो इसका, और ये भी दिया था रियल फ्लूइड। ओके, रियल फ्लूइड, ध्यान देना मेरी बात को। अगर देखो विस्कोसिटी का मतलब क्या है, ये देखिए मतलब डियर बता दें, विस्कोसिटी का जो मतलब होता है, एक मॉलिक्यूल आगे चलना चाह रहा है, दूसरा उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। यही मतलब है कि अगर एक मॉलिक्यूल मोशन करना चाहता है तो दूसरा उसका क्या करता है, मोशन में दिक्कत पैदा करता है। तो दिक्कत दो तरीके से पैदा की जा सकती है। एक तो इसको क्या किया जा सकता है, पीछे खींचा जा सकता है। मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये मान लो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको पुल करेगा इसी बॉन्ड से। और मान लो इसका भी वेग 4 हो, तो ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, टक्कर मार के। तो गैसों में क्या होता है, सभी अणुओं का वेग लगभग समान होता है, तो वहाँ टक्कर मार के दिक्कत पैदा की जाती है। और लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में क्या होता है कि अगर एक मॉलिक्यूल आगे जा रहा है तो दूसरा उसका क्या करता है, कोहेशन बॉन्ड जो है उसी से क्या करता है, अपोज करता है। तो जस्ट लाइक आइए देखते हैं। तो विस्कोसिटी का मतलब हुआ कि कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इन फ्लो, रेजिस्टेंस इन फ्लो, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो। अब देखिए मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। स्टैटिक लिक्विड यहाँ पे लिखा हुआ था, लिक्विड था, ठीक, ओके। अब चलिए देखिए, मेरा सवाल सुनिएगा, बहुत जल्दी से बताता हूँ। ओके, स्टैटिक लिक्विड का ये मतलब हुआ कि अगर द्रव रुका है, एक बात बताओ, अगर द्रव रुका है, ये रियल फ्लूइड है, तो रियल अगर है तो म्यू तो होगा ही ना। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे जीरो हो सकती है, वो तो होगी। लेकिन
क्या उनके अगर लिक्विड रुका हुआ है तो इसकी भी वेलोसिटी जीरो, इसकी भी वेलोसिटी जीरो, तो क्या इसका वो अपोज करेगा? नहीं। तो देखा कि अगर द्रव रुका हुआ है तो इसकी भी वेलोसिटी जीरो, इसकी भी वेलोसिटी जीरो, तो क्या इसको ये वाला इसको अपोज करेगा? नहीं अपोज करेगा। अपोज तो हम तब करते हैं कि जब आगे 2 से जा रहा होता और ये 1 से जा रहा होता, तब क्या करते? खींचातानी का अनुभव होता, ये दूसरे पर रिलेटिव मोशन का अपोज होता है, क्योंकि 1 वाले को लगता है 2 आगे जा रहा है तो वो उसको क्या करता? पीछे खींचता। लेकिन अगर दोनों 2 से जा रहे हैं या दोनों रुके हुए हैं तो क्या कुछ ऐसी हालत होगी? मतलब अगर लिक्विड मेरा इक्विलिब्रियम में है, या तो लिक्विड एक निश्चित वेग से जा रहा है, मतलब सभी अणुओं का वेग एक निश्चित समान है, या लिक्विड रुका है तो उसमें एक दूसरे को फ्लो में एक अणु का दूसरा अपोज नहीं करेगा, मोशन का कोई अपोजिशन नहीं। यही अपोजिशन ही तो विस्कोसिटी है। हम वहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा था स्टैटिक फ्लूइड में विस्कोसिटी जीरो होती है, मतलब वहाँ पे एक दूसरे को विरोधी बल नहीं होता, विस्कस फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन म्यू जीरो नहीं है, क्योंकि आपने म्यू जीरो नहीं होता स्टैटिक, क्योंकि रियल फ्लूइड है। अगर ये आइडियल होता तब म्यू जीरो, क्योंकि विस्कस फोर्स होता है म्यू डी यू अपॉन डी वाई, तो म्यू तो जीरो होता ही नहीं रियल फ्लूइड का। म्यू रियल फ्लूइड का कहाँ जीरो? आइडियल का होता है। और डी यू अपॉन डी वाई जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस मालिक्यूल इसका वेग 2 है, अगर इसका भी 2 है तो अंतर वेग का अंतर कितना हो जाएगा? ये दूरी मान लो डी वाई है और ये पूरा लिक्विड मान लो मोशन में है, तो इसका वेग बराबर है, तो वेग का अंतर कितना हो जाएगा? जीरो। डी वाई से भाग दे दीजिए, टी वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। म्यू तो जीरो नहीं है, गुणा करोगे तो क्या आएगा? विस्कस फोर्स जीरो। क्या इसमें कोई विस्कस फोर्स है? नहीं, मतलब इसमें विस्कोसिटी जीरो है, कोई अपोज नहीं। तालाब के पानी में विस्कोसिटी क्या होती है? जीरो होती है, मैंने बताया था। हाँ, अगर यही लिक्विड रुका होता तो इसका वेग जीरो, इसका जीरो। म्यू अभी भी जीरो नहीं, क्योंकि ये तालाब का पानी है, मान लो ये पानी है तो पानी का म्यू तो होता है ना 1 सेंटीपॉइंट्स, तो म्यू जीरो नहीं है। लेकिन दोनों अणुओं के बीच में क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट है? नहीं है। डी यू डिफरेंस इन वेलोसिटी क्या है? जीरो। डिवाई से भाग दिया, तो कहने का मतलब विस्कस फोर्स। क्या यहाँ पे कोई अपोज विस्कस फोर्स लग रहा है? कोई फ्रिक्शन, कोई विरोधी नहीं। तो एक चीज़ है, तो विस्कोसिटी क्या है? आई होप समझ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी थी। जैसे आप जानते नहीं हो कि अगर बात करें हम कि मान लीजिए एक पत्थर है, तो अगर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं तो इनका कुछ फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा कि नहीं? घर्षण गुणांक। अब बताइए, अगर इनको ऐसे रखे तो क्या कोई विरोधी बल है? नहीं, क्योंकि मोशन ही नहीं हो रहा है, दोनों की वेलोसिटी क्या? जीरो। तो अगर कहें क्या यहाँ पे फ्रिक्शन है? फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। अगर यहीं पे जैसे 10 न्यूटन का बल लगा देते हैं तो ये आगे जाना चाह रहा है, अब इसको क्या करेगा? विरोध करेगा, तो अब फ्रिक्शन आ जाएगा। जब दोनों सतहों में रिलेटिव मोशन हो रही हो या होने का प्रयास हो रही, तब हमारा देखिए यहाँ फ्रिक्शन पैदा हो रहा है। लेकिन अगर कोई फोर्स ही नहीं तो क्या ये जाना चाह रहा? नहीं। क्या ये जाना चाह रहा? नहीं। तो क्या यहाँ पे फ्रिक्शन है? नहीं, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं। तो क्या फ्रिक्शन है? नहीं है। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पे घर्षण गुणांक होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो खुरदुरापन होगा ही। आई होप आप समझ रहे होंगे दोनों, फ्रिक्शन जैसे वैसे विस्कोसिटी। कोई 1-2 चीज़ और आपको बता देता हूँ, कुछ ये है याद रखना आप। जैसे मैंने बोला था आपसे, ये जल्दी से आपको बता देता हूँ। रेन ब्रिटिश, ये आपको बताया था ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में रेन क्या है? रेन आपको मैंने बताया था कि ये म्यू की यूनिट है, ये मैंने आपको बताया था ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में। और जो पॉइज है, पॉइज आपको बोला था सीजीएस सिस्टम में म्यू की यूनिट है, पीछे बताया था। इसका उल्टा कर देते तो एक रही आता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे एक और बता देता हूँ, 2-3 चीज़ आगे एक बात कर देता हूँ आपसे। एक और आप जानते हैं कि जो फ्लूडिटी होता है, फ्लूडिटी ये विस्कोसिटी का उल्टा होता है। मतलब श्यानता का उल्टा क्या होता है? तरलता होता है। ओके, दूसरी बात कर दे आपसे कि ये याद रखना, 1 फीट पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है 0.138 न्यूटन, और ये 380 900 नहीं, 1 फीट 930 पॉइंट फीट पर सेकेंड 930 0.13। इसको 1 फीट पर सेकेंड स्क्वायर तो कन्वर्ट करेंगे 0.138, ये आपका आ जाएगा
मेरा कहने का मतलब 1 फीट है पर सेकंड, तो फीट सेकंड स्क्वायर लिखें, 1 फीट स्क्वायर पर सेकंड होता ना 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसको आप कन्वर्ट कर लें, ये क्या है एफपीएस सिस्टम में काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट है एफपीएस सिस्टम में। तो अगर इसको बदलेंगे हम तो 1 फीट स्क्वायर पर सेकंड तो ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो फीट 1 फीट में हो जाएगा आपका 12 इंच और 12 गुणे 2.54 गुणे 100, ये आप कह सकते हैं 30 सेंटीमीटर। 1 फीट 12 इंच और ये 12 गुणे 2.54 सेंटीमीटर। यू कैन कन्वर्ट 2.54 गुणे 10⁻², ये हो गया। अब इसको यहाँ पे रख देंगे तो 12 गुणे 2.54 गुणे 10⁻² का स्क्वायर बटा सेकंड, तो ये आ जाएगा इतना मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इस तरीके से आप इसको बदल सकते हैं। आगे देख लेना। तो एफपीएस सिस्टम में जो यूनिट होगी ये होगी। आगे एक चीज़ ध्यान देना, 1 LBF इंटू एस अपान मीटर स्क्वायर, ये पूछ लेगा, या तो आपसे पूछ लेगा 1 LBF इंटू एस अपान इंच स्क्वायर पूछ लेगा, या 1 LBF इंटू एस अपान फीट स्क्वायर। ये सब यूनिट है। ये होता है 4.448 पास्कल इंटू सेकंड, और ये आपका होगा 68, ये तो बताया हूँ 6894 पास्कल इंटू सेकंड, और ये आपका हो जाएगा आएगा ये 47.88 पास्कल इंटू सेकंड। ओके, और इसको आप बदलेंगे अगर कैलसी से थोड़ा 12 में 144 कितना आ रहा है, कुछ कैलकुलेट करके बताना थोड़ा। देखो बाबू कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। ये कितना आ रहा है, 0.138 आ रहा है क्या, 930 करिए 12 ओके 12 गुणे 2.54 गुणे ये आ जाएगा आपका 0.3। फिर ये जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा 930 स्ट्रोक्स आ जाएगा, क्योंकि ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। मतलब ये हो जाएगा डियर 12 गुणे 2.54 गुणे 10⁻², और इसका स्क्वायर कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कि 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इक्वल टू 10⁴। मतलब यही चीज़ 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो तो ये हो जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोक्स बोलते हैं ना। तो कहने का मतलब 10⁴ से इसी में गुणा कर दें डियर, तो ये पूरी वैल्यू कहाँ चली जाएगी आपकी स्टोक में। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आता है 930 स्टोक। तो याद रखना कि अगर आपसे पूछता है कि ये बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एफपीएस सिस्टम में, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड में, एफपीएस सिस्टम में अगर आपसे पूछता है कि बताइए काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या है, फीट स्क्वायर पर सेकंड लिख देना, और 1 फीट स्क्वायर पर सेकंड इक्वल टू होता है 930 स्टोक। एग्जाम में पूछा गया इसलिए आपको बता दिया। और इसमें अगर बात करें एसआई सिस्टम में बात करें काइनेमेटिक, तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आप पता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। अगर इसको आप कन्वर्ट करते हो सीजीएस में तो आपका मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर रख देंगे। इफ यू स्क्वायर 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को आप क्या बोलते हो, स्टोक्स। पीछे वाले लेक्चर में बताया हूँ। यहाँ पे दूसरी बात हो गई। दूसरा हम कह सकते हैं कि 1 LBF इंटू एस सेकंड। देखो इसमें कुछ नहीं लिखा है LBF, इसको मैं आपको बता दूँ। ये भी आप ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सब जानते रहिए। देखो यार, यूनिट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। विदाउट यूनिट इंजीनियरिंग का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ देखिए 1 LBF से, LBF का मतलब होता है 1 पाउंड फोर्स। बाबू पाउंड फोर्स, LBF होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये पाउंड है, फोर्स है, 1 पाउंड फोर्स। और डियर पता है कि 1 पाउंड बता दें आपको, 1 पाउंड होता है 453 ग्राम। कितना होता है, 453 ग्राम, 453 ग्राम। तो इसको किलोग्राम में बदल दिया, और किलोग्राम फोर्स को आप बदल सकते हैं न्यूटन में, 9.81 न्यूटन।
ये हो गया। तो इस तरीके से आप बदल सकते हो। अगर इसको आप बदलना चाहें तो न्यूटन में हो जाएगा सेकंड मीटर। जब इसको रखेंगे तो ये वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 0453 इंटू 9.8, जब ये गुणा करेंगे तो 4.448 पास्कल इंटू सेकेंड आ जाएगा कि नहीं अगर आप रखेंगे तो। और आपको बता दें कि ये जो वैल्यू आती है ये लगभग आती है 4.448 इतना न्यूटन। तो ये भी याद रखना आप अच्छे से कि एक LBF किसके बराबर होता है, 4.4 न्यूटन। तो देखिए LBF तो इसकी जगह कितना हो गए, और इसको आप जानते हो ना अच्छे से, 4448 न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर। और न्यूटन अपान सेकंड स्क्वायर को क्या लिखते हैं, पास्कल इंटू सेकंड। तो यू कैन से, और इसी को और चाहे तो सिंपल क्या बताया था, अगर न्यूटन को तोड़ दो तो आप किलोग्राम, ये भी तो जानते हो क्योंकि न्यूटन को आप तोड़ सकते हो, न्यूटन को आप तोड़ सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर न्यूटन की जगह ये रख देना किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड, तो देखो ये आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, सीधा बोल सकते हैं आपसे, आई होप आप समझ गए कि वन LBF क्या होता है, 1 पाउंड फोर्स। और 1 पाउंड का मतलब होता है डियर 0.453 किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स पूरा 1 किलोग्राम फोर्स क्या होता है, 9.81 न्यूटन। यू कैन से हियर डियर, पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। ओके इसी तरीके से अगर इंच को आप चेंज करना चाहते हो तो इंच को, देखो LBF को तो आप चेंज कर देंगे, अभी आपको बता दिया। और इंच को क्या कर सकते हैं आप, मीटर में चेंज कर सकते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 6894 पास्कल इंटू सेकंड। और डियर LBF हमारे फीट अगर यहाँ पे कर दे तो आता है 47.88, क्योंकि ये तो चेंज करना आ ही गया। फीट को आप चेंज कर लेंगे मीटर में, मीटर स्क्वायर में। जब ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 47.88 पास्कल इंटू सेकंड। डियर एक बात और बता दें, बच्चे कंफ्यूज होते हैं जहाँ पे, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक जगह आपको कंफ्यूजन ये आता है कि जैसे कोई आपसे ये बोल दे, आई होप ये समझ गए, LBF तो आप जान गए 1 पाउंड फोर्स होता है, पाउंड फोर्स होता है। जो अभी आपने देखा कि इसको सॉल्व किया ना, 1 पाउंड, पाउंड का मतलब क्या हो गया 0.453 किलोग्राम फोर्स। डियर आप जान गए 0.453 गुणे 9.81 न्यूटन। ये जो सॉल्व यू गेट आया कितना, 448 न्यूटन। ये तो आप जान गए। तो LBF क्या है, इसी तरीके से एक और बात बता देता हूँ। एक होता है पाउंडल, इसको जान लो, 1 पाउंडल, ये भी बता देता हूँ। पाउंडल क्या है, पाउंडल का मतलब होता है डियर 1 पाउंड की कोई चीज़ है। जैसे मान लीजिए कोई है, ये कितने का है, 1 पाउंड का। कितने का है, 1 पाउंड का है। कितने का, 1 पाउंड। इस पर इतना फोर्स लगाओ, इतना फोर्स लगाओ कि इसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर का। कह रहा है कि 1 पाउंड की अगर कोई चीज़ है और इस पर इतना फोर्स लगा दो कि इसमें जो त्वरण पैदा हो 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 1 सेकंड बाद इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी हो जाए 1 मीटर पर सेकंड, 1 फीट पर सेकंड हो जाए, तो लगाया गया बल 1 पाउंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 पाउंडल कहलाता है। तो 1 पाउंडल इक्वल टू 1 पाउंड की बस पे इतना बल लगाइए कि त्वरण पैदा हो जाए इतना, तो लगाया गया बल कितना कहा जाएगा, 1 पाउंडल। अब इसको आप सॉल्व कर लिए तो पाउंड को आप बदल देंगे। जब इसको आप बदलेंगे तो ये आ जाएगा 0.138 न्यूटन। यू कैन सॉल्व एट होम। पाउंड क्या हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा 0.453 किलोग्राम। फिट 12 इंच, और इसको आप बदल दीजिए तो ये हो जाएगा 12 गुणे 1 फीट में कितना होता है 12 इंच, और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, ये हो गया। तो ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देन यू कैन राइट हियर 0.453 गुणे 12 गुणे 2.54 गुणे 10⁻² किलोग्राम मीटर पर सेकंड। व्हाट इज दिस, दिस इज न्यूटन। तो कहने का मतलब इफ़ यू सॉल्व, अगर ये आप सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी 0.013 न्यूटन। तो कहने का मतलब ये चीज़ें ध्यान रखना। ये किसकी यूनिट बताया मैंने, ए यूनिट, LBF S अपान मीटर स्क्वायर, LBF S अपान इंच स्क्वायर, LBF S अपान फीट स्क्वायर। दीज आर यूनिट्स, ये सब यूनिट्स हैं आपकी किसकी, म्यू की। तो आई होप कि आज इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होती है, लेकिन ध्यान रखें अब डेली मिलते हैं। अभी तक आपकी टेस्ट सीरीज़ की वजह से हम परेशान थे, ताकि आपकी टेस्ट सीरीज अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक बातों तक पहुँचाइए, और जैसे जैसे टेस्ट हो रहे हैं उनका सॉल्यूशन भी जल्दी हम अवेलेबल कराएंगे। अब डेली आपसे मिलेंगे और आप भी एक नई एनर्जी के साथ, एक नई जोश के साथ आप मिलें। इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं। थैंक यू।